सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज की इस अंक में हम बात करेंगे कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के बारे में। बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश के साथ साथ प्रदेश के भी 12 जिलों में कोविड केसेस में बढ़ोतरी हुई है। राज्य की महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में सतर्कता बरती जा रही है। वहीं भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आर्थिक गतिविधियों को रोके बिना नाइट कर्फ्यू और हर रविवार को लॉकडाउन किया गया है। साथ ही विशेष सावधानी भी बरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड संक्रमण को रोकने को लेकर विशेष बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने संक्रमण को रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस करने को कहा है। तो कोविड की नई लहर, साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनानी चाहिए, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीना सिन्हा। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम कार्यक्रम में। धन्यवाद दीपा जी, और हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मैम। वो सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो कोविड-19 की दूसरी लहर हम सबके सामने आ गई है, लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, इसे समझना चाहेंगे कि अब क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, कोविड जैसे हम देखते हैं, इसको 1 साल हो रहा है जब इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया पिछले वर्ष 11 मार्च को वुहान में जब केस आया। उसके बाद इसको हमने कहा कि ये वैश्विक महामारी है, क्योंकि जिस तेज़ी से इसने सभी देशों में अपने पैर जमा लिए और उसके बाद ये जैसे लोगों को संक्रमित करता गया, तो पहले एक भय और भ्रम की स्थिति थी, पर लोगों ने इसको धीरे धीरे समझा, लोग उपचारित भी हुए। तो अभी हमें इससे साल भर से जो इसके साथ में अनुभव है, जो हमारे देश में रणनीति अपनाई गई, हमारे प्रदेश में उस रणनीति को पुख्ता किया गया। और जैसे आप कह रहे हैं कि हमने लगातार आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुए इसको नियंत्रित किया। तो ये कोविड की जो दूसरी लहर हम देख रहे हैं, इसमें एक तो ये है कि हम समुदाय की ओर से थोड़ी उदासीनता देखते हैं लोगों में, कि ये समझते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, अब कुछ नहीं होगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या ये जो स्ट्रेन है कोरोना का, जो वायरस है, क्या ये अपना स्ट्रेन बदलता है बार बार, इसमें म्यूटेशन हो रहा है, तो कुछ लोगों को अफेक्ट कर रहा है और कुछ को ये नहीं करता है। पर जो भी है, बहरहाल कि ये फैल रहा है, ये स्पष्ट है, और हमको उसके हिसाब से अपने जीवनचर्या को और अपनी गतिविधियों को नियंत्रित और संयमित करना होगा। मैम, जैसा कि आपने बताया कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया हुआ है, तो प्रदेश में भी कुछ जांच हुई थी जिनमें यूके स्ट्रेन उसका पैटर्न मिला है। कुछ ऐसे पेशेंट आए थे, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। तो ये किस तरह का न्यू स्ट्रेन है? ये देखिए, स्ट्रेन वायरस में अगर हम वायरस की रचना को जानना चाहें, तो वायरस बेसिकली हमारे एक सेल, हमारे शरीर कोशिकाओं से बना, ऑर्गन से बना, ऑर्गन्स बनते हैं सेल से, और सेल्स भी जो है, वायरस इज पार्ट ऑफ सेल, वो अपने आप में एक पूरा सेल भी नहीं है जी। तो वो हमारे ही सेल, किसी सेल को अपनी जगह बना लेता है, और हमारे प्रोटीन बनाने का जो ऑर्डर करने का मैकेनिज्म है, उस पर कब्जा कर लेता है। और हम मतलब जिस सेल पे कब्जा करता है, उसको वो अपने हिसाब से प्रोटीन्स बनवाता है जी। या अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो हमारे सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। हम जब ये म्यूटेशन की बात करते हैं, तो हम ये समझें कि वायरस की संरचना दरअसल क्या है। ये वायरस हमारे ही सेल्स के एक ऑर्गेनेल के जैसे होते हैं, मतलब अपने आप में वो कंप्लीट यूनिट नहीं है, पर हमारे सेल की उस यूनिट को ये प्रभावित करते हैं, जो उस सेल को जिंदा रहने में मदद करती है। तो ये उसको अपने जैसे प्रोटीन्स बनाने के लिए कहते हैं। तो हमारे शरीर में उसके कारण बहुत सारे बदलाव आते हैं, और ये वायरसेस जिन सेल्स को अफेक्ट करते हैं, उस तरह का ऑर्गन जो हमारा उससे खराब होता है। तो स्ट्रेन के बदलने से वायरस की जो इन्फेक्शन करने की पोटेंसी है, उसके कारण होने वाली डेथ्स हैं, उसके कारण पैदा होने वाले सिम्टम्स हैं, उन पे असर आ सकता है। पर अभी भी उस पर लगातार अध्ययन चल रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, जिससे हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंच जाएंगे। पर हमारे पास एक जो अनुभव है अभी पिछले 1 वर्ष का, और यही नहीं, इसको हमने अपने जो पिछले दुनिया में जो पेंडेमिक्स हुए हैं पिछले सैकड़ों सालों में, जैसे स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक था जो 100 साल पहले हुआ, तो ये सब हमारे अनुभव को मजबूत करते हैं और हमें सिखाते हैं
कि इन पेंडेमिक से लड़ने में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल मैम। मैम ये भी कहा जा रहा है कि जैसे देश के 70 ज़िलों में 150 से ज़्यादा फीसदी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 12 ज़िले आ रहे हैं, वहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। तो ऐसे ज़िलों को और क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें जैसे हम देख रहे हैं तो इसमें महानगरों के अलावा जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये हमारे महानगर हो गए। जी। तो और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इनका बॉर्डरिंग स्टेट हमारे जैसे महाराष्ट्र है, जहाँ पर केसेस की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जी। क्योंकि पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र के कारण बढ़ रहा है। तो जैसे हमारे उससे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बुरहानपुर है, खंडवा है, खरगोन है, बैतूल है, तो ये ज़िले प्रभावित हो रहे हैं। छिंदवाड़ा है, जहाँ पे महाराष्ट्र से लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है और लगा हुआ बॉर्डर है। तो इसमें इन ज़िलों को में मतलब ज़्यादा केसेस मिलने की वजह एक ये है। उसमें सावधानी यही रखना है कि भाई हम अपने स्थान को छोड़कर न जाएं और बाहर से आने वालों का प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, उनका नियंत्रण हो। जी। तो उस दिशा में शासन निरंतर प्रयास कर रहा है और शासन के गृह विभाग ने इसके विषय में दिशा निर्देश भी जारी किए और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने दिशा निर्देश जारी किए कि हम लोग किस तरह से पहचान करें इनकी, फिर उनकी टेस्टिंग करें। जी। हमारे जो फीवर क्लिनिक्स हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई किए थे, जी। क्योंकि हर व्यक्ति का एक जिला अस्पताल में आके जांच कराना संभव नहीं होता। जी। जी। तो फिर उसके लिए था कि पेरिफेरल प्लेसेस में हमने इस तरह से रखा था कि उनके सैंपल लिए जाएं जो संभावित संक्रमित हैं उनके, और उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच भी की जाए। तो अभी भी प्रदेश में उसी रणनीति को सबको दोहराया गया है कि हम किस तरह से अपने आप को चिकित्सा के दृष्टिकोण से, टेस्टिंग के दृष्टिकोण से, और जो हम कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करते हैं, एपिडेमियोलॉजी मैं बताना चाहूँगी, या जिसको हम लोग कहते हैं कि सर्विलेंस की गतिविधियाँ, जैसे कोई क्राइम होता है तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है जिस तरह से, उसी तरह से हेल्थ में एक शाखा होती है जिसको इंटीग्रेटेड डिजीज प्रोग्राम कहते हैं जी। जिसमें कि सर्विलेंस की गतिविधियां की जाती हैं। अगर कोई बीमारी कहीं अनुपात से अधिक मिल रही है या नई बीमारी मिल रही है तो उसके लिए कम्युनिटी में जाके, लैब में बैठ के, लोगों से संपर्क करके, बीमार व्यक्ति की जांच करके एविडेंसेस इकट्ठा किए जाते हैं और जिसके आधार पे फिर हम तय करते हैं, रणनीति बनाते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से आया होगा, इसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेंगे तो ये कहाँ गया होगा। बिल्कुल मैम। आपने ये तो बता दिया है कि सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, साथ ही जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी कुछ अच्छा काम कर रहा है ताकि लोग जागरूक रहें। साथ ही साथ हमारे श्रोताओं से भी यही अपील है कि वो भी जागरूक रहें, सावधानी बरतें, बार बार हाथ धोएं और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, मास्क ज़रूर पहने। मैम ऐसा भी देखा जा रहा था कि पहले जो कोविड था वो महानगरों में फैल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे देखते हैं कि छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। तो ऐसे में ये स्थिति और ज़्यादा घातक हो सकती है। तो इस तरह की स्थिति का निर्माण ना हो तो इसके लिए अपने को और क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, सिंपली जैसे हम लोगों ने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की भी बात की, जी। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन और एयर से हम लोग जब बात करते हैं उससे जो उड़ने वाला हमारा हवा है, थूक है, इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाती है। तो ये जो दूरी, इसको हम जो 6 फीट की दूरी की बात करते हैं कि वो दूरी बनी रहेगी तो हम सेफ रहेंगे। जी। हम एक दूसरे के एयर को इनहेल नहीं करेंगे। तो हमें दूरी बनाए रखना ज़रूरी है और मास्क प्रिवेंट करते हैं इस स्प्रेड को। तो मास्क लगाने से हम दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने में असफल रहेंगे, जो कि वायरस के लिए भी घातक है। तो वायरस को हम एक से दूसरे आदमी में पहुंचने से, तो ह्यूमन चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये ह्यूमन चेन, हमारे मुंह को हम हाथ लगाते हैं, उसके बाद तो हमें हाथ बार बार धोना चाहिए, और हम बाहर से आते हैं तो हमें अपने कपड़े बदलना चाहिए, पैर साफ, हाथ मुंह साफ, और सारा कुछ चेंज करके जाएं। वर्क प्लेस पे भी अपना सैनिटाइजेशन हम रखें, जिस तरह से हम बिल्कुल बेलाग होकर पहले लोगों से मिलते जुलते थे, बेतकल्लुफ़ी रहती थी, घरों में आना जाना था, सोशल, तो और भीड़ भाड़, हमारा समाज में हमारी कल्चरल गतिविधियां हमें कहती हैं कि हम लोग भीड़ भाड़ में रहें। तो और ये फैला भी उसी से, और अभी भी हमने जब भी लापरवाही की, बड़े आयोजन हुए तो उसमें स्वाभाविक रूप से लोग, शादियां हुई तो नाचते गाते हैं, पास में आते हैं, या फ्यूनरल्स हैं इवन, तो हम बहुत करीब होते हैं। तो ये दूरी को बनाए रखें, मास्क अनिवार्य रूप से पहने, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और स्वच्छता का ध्यान रखें, तो हम सिर्फ कोविड नहीं और भी बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। मैडम, होली का त्योहार आ रहा है तो ऐसे में लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए?
अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई त्योहार आता है तो लोग फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। तो ऐसे समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल, अभी शासन ने भी जो निर्देश जारी किए हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी हमारे बार-बार कहा जा रहा है कि हम लोग इन भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें हुँ, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और इसके लिए त्योहार का उल्लास बना रहे, पर ये नहीं कि हम फिर से पास आएँ एक-दूसरे के, और ये दूरी हमें बनाए रखनी होगी, इसमें कोई शक नहीं। और अगर ये बनाए रखने से हमारे अपनों को हम इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, विशेष रूप से हमारे बुज़ुर्ग हैं और जो बीमार लोग हैं, ख़ास हुँ, तौर से जो बुज़ुर्ग नहीं भी हुए पर डायबिटिक हैं, कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जी, जिनको हम हुँ, कोमॉर्बिडिटीज़ कहते जी, हैं, जी, और साथ में जिनको ऐसी कोई गंभीर बीमारी है लिवर की, किडनी की, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, हुँ, या ऐसे लोग जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हुँ, या स्टेरॉइड्स पे लंबे समय से चल रहे हैं, उनको वायरस अधिक घातक रूप से प्रभावित करता है। तो अगर हम अपनों को चाहते हैं, अपनों से अगर हम प्यार करते हैं, बिल्कुल। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अपना प्यार का इज़हार हम उनसे गले मिल के और होली के रंग लगा के ना करें और उनको और एक्सपोज़ ना करें, जिससे कि उनकी जान का जोखिम बन जाए। तो हम उन्हें अगर प्यार करते हैं, तो हम उनसे ज़रूर ये दूरी बनाए रखेंगे और त्योहार को हम खुश होकर मनाएँगे, अच्छी भावनाओं के साथ कि हम उनका अच्छा करने जा रहे हैं, हम उनके साथ कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल होली बहुत फिर आएगी। जी, ज़रूर। बहुत प्यारा संदेश दिया आपने हमारे श्रोताओं को कि इस बार की होली जो है दूर से सामाजिक दूरी बनाकर होली का त्योहार मनाएँ। अगर आप अपनों को प्यार करते हैं तो निश्चित तौर पर उनसे दूर रहें और उन्हें उनकी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा दोनों की बेहतरी के लिए काम करें। मैम, ट्रेसिंग और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जो फ़ोकस किया जा रहा है, इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? जैसे अगर हम मान लीजिए कि अगर हमको एक संभावित संक्रमित हुँ, व्यक्ति है, हुँ, अभी जैसे आपने बोला, मान लो किसी छोटे गांव में हुँ, आया और वो किसी 2 दिन पहले शहर गया था किसी हुँ, परीक्षा में या किसी बिजनेस के हाँ, सिलसिले में, और उसके गांव में किसी को इन्फेक्शन नहीं हुँ, था, तो वो निश्चिंत है कि उसे कुछ नहीं होगा, गांव में सब अच्छा हुँ, है। पर जब वो शहर से होके आया है और उसको 1-2 दिन बाद बुखार आता है या उसके मुंह का हुँ, स्वाद बदल जाता है या उसको सर्दी खांसी होती है, गले में खराश है हुँ, या सीने में दर्द है या उसको कोई ऐसा अबनॉर्मल लक्षण, हुँ, तो वो ये समझ लेता है कि मुझे थकान हो रही है, मैं जाके आया इसलिए लग रहा होगा, मैंने तो खट्टा दही खा लिया था, कोल्ड ड्रिंक ले लिया था हुँ, और आइसक्रीम खा ली, इसलिए गला खराब हो गया। तो ये इस तरह के जो बहाने हम अपने मन को समझाते हैं कि हाँ, मुझे तो कोरोना होगा नहीं, मुझे तो कोविड होगा नहीं, ये तो मैंने उस दिन अभी मठा पी लिया, खट्टा था ज़्यादा, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये, और हमारे आसपास तो किसी को है हुँ, नहीं, तो मुझे क्यों होगा? तो इस भावना से बाहर निकलिए। आप ये समझिए कि आपके संपर्क में आप जहाँ गए हैं, वहाँ किसी व्यक्ति को अगर है, वो हुँ, व्यक्ति हो जी, सकता है लक्षण रहित हो हुँ, और वो वायरस फैला रहा है, जी, उसको खुद को लक्षण हुँ, नहीं है। हुँ, तो जैसे जिसको सर्दी खांसी हो गई, उसका तो आपको दिख जाएगा कि सर्दी बिल्कुल खांसी कि है, इससे दूर इससे रहना दूर है, रहना है। हाँ, पर जो व्यक्ति सर्दी खांसी नहीं है जिसे, हुँ, पर उसके अंदर वायरस है, तो वो आपको वायरस दे सकता है। जी, तो इसलिए आप छोटे गांव में भी आ गए, हुँ, तो अब आपको अगर ये लक्षण पैदा हो गया है तो लापरवाही नहीं करनी है। हुँ, हमारा जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित है, हुँ, वो आपसे पूछेगा या आप स्वयं उससे संपर्क कीजिए। हुँ, 1075 नंबर है, मैं सभी से कहूँगी वो नोट कर लें, 1075, जी, और आपके ज़िले का कोड उसके पहले लगा लीजिए। जैसे भोपाल का है, हुँ, तो भोपाल के जो लोग हैं 0755 1075, हुँ, इंदौर का आदमी है तो 0731 हुँ, और साथ में अपना 1075, वहाँ संपर्क करें। जी, तो कोई ना कोई आपका सैंपल लेगा या आप स्वयं फीवर क्लिनिक में चले जाएं। जी, तो और फीवर क्लिनिक में जाएंगे तो आपका जब वो सैंपल लेंगे आपके लक्षण होने के कारण, तो वो पूछेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं। तो ऐसा व्यक्ति प्राइमरी कांटेक्ट कहलाता है, जो उसके तत्काल बिल्कुल पहले संपर्क में है, जैसे पत्नी, बच्चे, हुँ, घर में कोई 24 घंटे रहने वाला नौकर, या आप जिसके साथ काम करते हैं, जिसके साथ आप पूरे समय बैठते हैं, वो आपके प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स कहलाते हैं। तो हुँ, उनमें से उनको आपको ट्रेस करना होगा, उनका इतिहास लेना होगा। फिर वो उनमें से अगर कोई नहीं निकलता, तो हम सेकेंडरी कॉन्टेक्ट उनको कह सकते हैं। जैसे बेटा किसी का बाहर से आया हुआ है, हुँ, तो वो बेटा क्या ऐसे लोगों के संपर्क में था जो विदेश यात्रा करके आए, या वो ऐसे संक्रमित शहर से आए जहाँ बहुत लोग संक्रमित थे, तो ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कहलाती है। जी, हम एक व्यक्ति को बीच में रखकर उसके संपर्क में आने वाले प्राथमिक संपर्क में और उसके सेकेंडरी कॉन्टेक्ट में आने वाले लोगों को लाइन लिस्ट करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। तो ये डीसीसीसी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं हर जिले में, जी, जो मैंने 1075 नंबर जी, बताया, जी, वहाँ से वो उनसे पूछते हैं हुँ, इन कॉन्टेक्ट से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और जी, उसमें से किसी को लक्षण है तो उसकी भी जांच की जाती है और उनको ये कहा जाता है कि आप भी सावधानी बरतें
और जब तक इस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ जाती हमारे हम्म, कांटेक्ट की, पहला आदमी जो हमारे बिल्कुल। पास आया है, तब तक उनको सावधानी रखना ज़रूरी। और ये क्वारंटाइन या जो हम आइसोलेशन की बात हाँ। करते हैं, ये 14 दिन के लिए हम्म, सजेस्टेड है कि आप किसी को तब तक आप हाँ। मतलब आप फैला सकते हैं इन्फेक्शन। बिल्कुल, तो अभी अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरत है। अगर आप जागरूक रहेंगे तभी सुरक्षित रह सकते हैं। मैम, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, अब संडे को लॉकडाउन भी रहेगा, तो इस तरह के उपाय कितने कारगर साबित होते हैं? देखिए ये सारे उपाय हम जब हम एनफोर्स करते हैं, ये हुँ, जो हमारा जो आपदा अधिनियम है इसके अंतर्गत ये किए जा सकते हैं, इस वजह से किया जाता है। पर ये लोगों को इसे सबक सीखने की ज़रूरत है। ये इसे जो चेन ब्रेक करने की बात है, जी। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की, इसके लिए ही लॉकडाउन के हम जब निश्चिंत होकर घूमते हैं तो हुँ, हमारे कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं। अभी हमने जो हुँ, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की बात की, जी, जी। इसमें हुँ, अगर वो व्यक्ति शायद अनावश्यक शहर सिनेमा देखने नहीं गया होता, या वो उसने शादी में अटेंड नहीं की होती, हुँ, तो वो शायद संक्रमित नहीं नहीं होता। होता। तो जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हुँ, जैसे तो ये लॉकडाउन और ये चीज़ें एक्चुअली फोर्स की जाती हैं, पर हमारे दिमाग में उसकी एक समझ बैठना बहुत ज़रूरी है कि ये लॉकडाउन मेरी भलाई के लिए है। बिल्कुल। और अगर हम अपने आप ही इसका पालन करते हैं तो हम बहुत सारे बुजुर्गों को और जिनको संक्रमण की संभावना अधिक है, ऐसे कोमॉर्बिड लोगों को इससे बचा सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और आवश्यक गतिविधियां चलती रहना हाँ, बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अ, ह्यूमन बिल्कुल। रेस का एग्जिस्टेंस ही खतरे में ना आ जाए। इसलिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो उद्योग हैं, जो हमारी व्यापार की चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें जो हमें जीवन आर्थिक गतिविधियाँ नहीं आर्थिक रोकनी गतिविधियां चाहिए। नहीं रुकनी चाहिए, वो हमारे लिए आवश्यक है। मैम, वैक्सीन को लेकर भी लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कभी लोग बोलते हैं कि कोवैक्सीन लगवाएँ या फिर कोविशील्ड लगवाएँ। साथ ही कहाँ, कब और कैसे लगवाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं कहूँगी वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है हमारे देश का, ये बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही प्लान तरीके से किया जा रहा है। इसमें जो भी वैक्सीन हमें, वो चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, भारत शासन द्वारा उसकी पूरी जांच पड़ताल कर, खोज परख कर उसको लोगों को सुरक्षित जानकर लगाया जा रहा है। जी। तो उससे घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके। और इसके लिए रिकॉग्नाइज सेंटर्स हैं, क्योंकि शासन ही दे रहा है, इसमें वैक्सीन की सप्लाई भारत सरकार से हो रही है। तो रिकॉग्नाइज सेंटर्स हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये सेंटर प्रत्येक जिले में निर्धारित हैं। और साथ ही साथ जो प्राइवेट अस्पताल चिन्हांकित किए गए हैं इसमें, जहाँ 250 रुपए में वैक्सीन लगती है, वो जी। भी निर्धारित है। तो इन निर्धारित स्थलों के अलावा कहीं भी वैक्सीन ना लगवाएं, ये सुनिश्चित कर लें, क्योंकि इन स्थलों पर जो वैक्सीन दी जा रही है वो शासन द्वारा प्रदाय वैक्सीन है, जी, जो जी। जिसमें कोल्ड चेन का पूरी सुविधा का ध्यान रखा जाता है, जब वो वहाँ से फैक्ट्री से बनकर आने तक, अलॉट होने पर, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जी, जी। कोल्ड चेन का एक बहुत अच्छा मतलब जो उसका एक पोर्टल है जिसपे कि इसकी पूरी सुरक्षा की जाती है कि कोल्ड चेन इसका बना कोविन। रहे। हाँ, कोविन जो है, और इसमें ये इसके कैरी करने के लिए इसको जो एम्बुलेंसेस हैं, जो उसके सॉरी जो वैक्सीन वैन्स हाँ। हैं, वो सारी वैक्सीन वैन्स भी उसी तरह से सेफ हैं, जो वैक्सीन को उन स्थानों तक पहुंचाती है जहां वैक्सीनेशन किया जाना है, और कोल्ड बॉक्स और कोल्ड चेन मेंटेन रखा जाता है। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी वैक्सीन लगवाने जाएँ तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि आप वैक्सीन का सेंटर जो चूज़ कर रहे हैं वो गवर्नमेंट द्वारा उसे मान्यता मिली है, या फिर कहीं भी किसी हॉस्पिटल में लगवा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही मैम, हम जैसे जो सामान्य लोग हैं जिनको अब कोई बीमारी नहीं है और वो सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, तो वो कब टीका लगवा सकते हैं, कब और कैसे? देखिए ऐसा है, जैसे अभी जो प्राथमिकता वाले लोग हैं उनको लगना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे अपने लोग हैं। जी, जी, और बिल्कुल। जब उनको आप लगेगा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी एक जो हम बात करते हैं कि समाज के अगर हमारे 50-60% लोगों को एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाएगा, तो बाकी लोगों को बीमारी नहीं फैलेगी। हाँ नहीं होगी, उनकी संभावना न्यूनतम हो जाती है, मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से। तो इस वजह से अभी घबराहट और भ्रम मतलब भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनको लग रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली वो उन लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनको अभी नहीं होता या कम होता है। पर अगर किसी को बीमारी है साथ में, तो निश्चित रूप से तो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट भी वैक्सीनेशन के साथ में, और जो बीमार हो गए हैं वो भी आपकी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि जैसे जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके शरीर में भी एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो वो हमारी मेमोरी में एम्बाइब्ड है। तो जब भी कभी दोबारा वायरस आता है तो तुरंत पहचान के उसको धक्का देती हैं शरीर से कि अब जाओ। तो इसी तरह जिनको वैक्सीन लग गया वो भी करेंगे। तो वो वैक्सीन के आने से और अधिकांश लोगों को लग जाने से हमारे वो लोग भी प्रोटेक्टेड रहेंगे जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगा है। तो
इनको लग जाए तो आप सुरक्षित हैं, और जी। उसके बाद भी ऐसी ज़रूरत हुई तो निश्चित रूप से शासन उस दिशा में भी कदम उठाएगा और ग्रेजुअली पूरी पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट करेगा। पर ये बाद की बात है, अभी हमारे सामने जो जो प्रायोरिटी है उस पे प्रायोरिटी सरकार ध्यान हाँ दे रही है। बिल्कुल। मैम कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वैक्सीन के बाद में भी कुछ लोग संक्रमित हुए हैं, तो लोगों में इस तरह के भ्रम फैल गए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है कि भ्रांतियां, भ्रम, एक्सेप्शन हाँ हर जगह बिल्कुल। होते हैं, पर उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब इतने लोगों को लगाने के बाद देखते हैं कि इतने लोगों की सुरक्षा हुई है, और जो इन्फेक्शन जिनको हुए, हो सकता है अगर किसी दूसरे स्ट्रेन से हैं पर वो फेटल नहीं हुए, वो सुरक्षित रहे उससे, जी जी। और या हो सकता है वैक्सीनेशन के पहले से उनको इन्फेक्शन रहा और जांच न कराई गई हो, तो कई कारण हो सकते हैं। और वैक्सीन के जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में भी आगाह किया जाता है लोगों को पहले से, इसलिए आप भोजन करके वहाँ पे कुछ नाश्ता करके आपको वैक्सीन लगाने जाना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटे जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से बैठना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, और कुछ भी अगर आपको तकलीफ होती है तो बताना चाहिए। हल्का फुल्का फीवर बच्चों को भी आता है, जब जी बच्चों के जी टीके लगते हैं हाँ उनको भी आता है, तो बड़ों को भी आएगा। तो कभी आता है, किसी को नहीं भी आता, तो हम अपना सामान्य कार्य कर सकते हैं जैसे करते हैं। बिल्कुल। और साथ ही वैक्सीन के रिएक्शंस भी बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं कि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं हाँ किसी हाँ चीज़ के, बहुत ही अच्छे अभी तक के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैम हम सब जैसे आकाशवाणी है वो लगातार हमारे श्रोताओं को सभी को जागरूक कर रही है कि आप सावधान रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए, तो आप आकाशवाणी जैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका को कैसे देखती हैं? देखिए, इस पूरे अभियान में जो भी हमारा आईसी तंत्र रहा है, जो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और ये इसको लोगों तक पहुंचाता रहा, अवेयरनेस को, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि कोविड के बारे में लोगों ने ये सब सुन के ही जी अपना जी ज्ञानवर्धन भी किया है। और इस बार सबसे अच्छी चीज़ ये है कि शासकीय जो भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसका प्रचार प्रसार लोगों ने सही तरीके से आत्मसात किया है। जी हर बार ये जो और दूसरे माध्यम से जो जानकारियां मिलती थी उन पे भरोसा करते थे, जी पर अब भरोसे के लिए निश्चित रूप से लोग आकाशवाणी या जो भारत सरकार के जो उद्यम हैं, जी जिनके दूरदर्शन दूरदर्शन है, इनके माध्यम से जो दिए जाने वाले समाचार हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को रिकॉग्नाइज करता है। क्योंकि जिनको भी विश्वास करना है वो इस पद्धति से, क्योंकि मालूम है इसमें सब चीज़ रिसर्च के बाद आती है, जी तो आपके दिए हुए मैसेजेस ये ऑथेंटिक हैं, लोगों को इस बात का भरोसा है। और ये एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है लोगों के मतलब ज़मीनी स्तर तक पहुंचने का। हाँ पहुंचने का, और जो हमारे संदेश हैं, जी जी सावधानियां जी हैं, उनके बारे में जानकारी देने का। बिल्कुल सही कहा मैम। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा हमारी ज़रूर सार्थक होगी। मैम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश दें? संदेश यही है कि अभी जैसा आपको जो भी ऐसे सोर्सेज से जो जानकारी मिलती है जो ऑथेंटिक हैं, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, तो उनकी बात मानिए और अपने मास्क को पहने रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, अनावश्यक यात्रा मत कीजिए, भीड़ भाड़ से बचिए, और जो वैक्सीन लगाने वाले कैटेगरी में आ रहे हैं उन लोग अपना वैक्सीनेशन प्रॉपर कराएं बिना डरे, और स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी ठीक रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं का ध्यान भी इस ओर ज़रूर जाएगा। साथ ही आकाशवाणी भी आप सभी से यही अपील करता है कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क भी ज़रूर पहने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। सुर्खियों में